हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। आज के इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट, थ्योरी दिए हुए होंगे उन सबको हम पढ़ेंगे और बहुत ही कम समय में इसको समाप्त करेंगे। इसके बेसिस पर हम कल के वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और सारे एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसकी, बहुपद नाम के चैप्टर की। इसको जानने से पहले यह जरूरी है कि कुछ अन्य बातों को भी हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले जानेंगे कि चर और अचर क्या होता है। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका मान हमें न पता हो। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? तो गणित में प्रयोग की जाने वाली सभी नंबर को छोड़ करके जो भी संख्याएं होंगी, जैसे वो हो सकती हैं अल्फाबेटिक नंबर, यानी ए से लेकर के जेड तक की कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके की संख्याएं जिनका मान हमें गणित में न पता हो। उम्मीद है ये चार बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे अचर। ठीक इसके उल्टा कि इसका मान हमें पता हो, यानी पहले से ही यह फिक्स हो। जैसे गणित में जो भी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं वो सभी अचर होंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, -5, -2, -1, 0, यानी कि ऐसी संख्याएं जो जिसका मान फिक्स है, जो बदले ना, यानी जिसका मान कभी ना बदले, वो संख्याएं क्या होंगी? अचर संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आप बचपन से ही 1, 2, 3, 4 पढ़ते आ रहे हैं, इसका मान कभी बदला तो नहीं। लेकिन मैथ में जब यही एक्स वाई जेड को पढ़ेंगे तो कहीं एक्स का मान 1 आएगा, कहीं एक्स का मान 2 आएगा, तो इस तरीके से उसका मान बदलता रहता है। तो जिस संख्या का मान बदलेगा उसे चर संख्या बोलेंगे, जिस संख्या का मान नहीं बदलेगा उसे अचर संख्या बोलेंगे। अब इन दोनों को मिला करके अगर हम लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। कब बोलेंगे बीजीय व्यंजक? जब चर और अचर दोनों के सम्मिलित रूप को लिखेंगे। कैसे बनेगा ये? जैसे मान लीजिए हमने लिखा a 2a + 3, जिसमें मैंने 2 के साथ 2 एक अचर संख्या है, a एक चर संख्या है, इन दोनों को मिला करके प्लस के साथ जोड़ करके एक और अचर संख्या 3 लिख दिया। यानी कि इस पूरी जो लाइन है इसमें आपको देखने को मिलेगा अचर और चर दोनों ही सम्मिलित हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। एक अन्य बीजीय व्यंजक हम लिखेंगे 3x² + 5x - 2। यह क्या है? तो आप कहेंगे यह तो एक बीजीय व्यंजक है जी। तो हम पूछेंगे कैसे? तो आप बताएंगे कि इसमें अचर 3 है, 5 है और 2 है। तो चर क्या है? चर x² और x है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे बहुपद क्या है। बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद क्या है? हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो बहुपद को जानेंगे क्या है। ऐसा बीजीय व्यंजक हमने बताया आपको कि जब चर और अचर को सम्मिलित रूप से लिख देते हैं तो वही हमारा बीजीय व्यंजक हो जाता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक क्या? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात सदैव ही पूर्ण संख्या हो। चर का घात मतलब कि चर ऐसी संख्या जिसका मान हमें न पता हो। तो क्या हुआ? ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या होने का मतलब कि जब भी इस एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कुछ भी चर संख्या पर घात 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे कुछ भी हो सकता है, ना तो घात माइनस में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन यानी भिन्न में होना चाहिए, और ना ही किसी कर्डी के अंदर या रूट में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एक
बीजीय व्यंजक लिखा हमने 2x स्क्वायर माइनस 3x 1/2 प्लस 1, क्या एक यह बहुपद है? तो आप कहेंगे कि हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे x के पावर क्या है, 2 है, जो एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे आप कहेंगे x पे पावर 1/2 दिख रहा है, जो कि एक फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि हमने तो यहाँ पे पढ़ा कि ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें चर के घात पर कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिव संख्याएं जो भी होती हैं वो होनी चाहिए, ना ही बटे में होनी चाहिए, ना ही निगेटिव संख्या होनी चाहिए, और ना ही कर्डी में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये तो भिन्न वाली संख्या आ गई है घात पे, तो ये एक बहुपद संख्या होगा क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं जी, ये एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप पूछेंगे कि कौन सी ऐसा बीजीय व्यंजक होंगे जो बहुपद होंगे? तो बहुपदों को हम लिखते हैं कुछ उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक क्या हुआ, बहुपद हुआ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक है उसमें चर के घात पर क्या है, चर के घात पर जो पूर्ण संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे x के घात पर क्या है, 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर यहीं पे -2 रहता तो आप क्या कहते, आप कहते कि यह तो एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, और इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब पॉजिटिव रहेगा, यानी कि धनात्मक 2 रहेगा, धनात्मक संख्या रहेगी, तो आप कहेंगे यह एक बहुपद संख्या होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और अगले टॉपिक को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है ये बहुपद के परिभाषा और साथ ही साथ चर अचर संख्याएं, बीजीय व्यंजक, ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे बहुपद के घातों की, कि बहुपद के घात, बहुपद के घात क्या होते हैं? तो बीजीय व्यंजक में चर का अधिकतम घात जो होगा वही उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा जी। हम क्या बोले, हम बोले उदाहरण की मदद से हम समझेंगे। जैसे कोई बीजीय व्यंजक को हम लेते हैं कि 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। हमें इस बहुपद में, इस बीजीय व्यंजक में क्या करना है, बहुपद की घात को बताना है कि आप बताइए इस बहुपद में इस बीजीय व्यंजक का घात कितना है। तो हमने बताया कि ऐसा बीजीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर पर अधिकतम घात जो होगी वही घात उस बहुपद का घात कहलाएगी। यानी कि इस पूरे बीजीय व्यंजक में सबसे ज्यादा घात आपको कहाँ दिख रहा है? तो आप कहेंगे घात का मतलब चर पर, चर के ऊपर जो संख्या लिखी हुई होती है, तो हमें एक जगह 3 दिखाई दे रहा है और एक जगह 2 दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि 2 3 से कम है, यानी 3 अधिक है, तो इस बीजीय व्यंजक का जो घात होगा वह क्या होगा? तो इस बहुपद का घात 3 होगा। क्यों? क्योंकि इस बहुपद में, इस बीजीय व्यंजक में जो घात है, अधिकतम घात है, वह 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x क्यूब में। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो जो बहुपद का घात है वह भी कई प्रकार का होता है। मुख्य रूप से आपके किताब में 3 प्रकार दिया गया है, जिसमें पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात, द्विघात बहुपद। और तीसरा है क्या, त्रिघात बहुपद। आइए समझते हैं एक एक करके इन सभी बातों को। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है कि केवल एक घात हो। किस पर? तो हम घात की बात कर रहे हैं किस पर? चर संख्याओं पर, जिसका कोई मान फिक्स ना हो। यानी कि a से लेकर के z तक की
संख्याओं पर जो घात हो वो केवल 1 हो। रैखिक बहुपद में उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे यहाँ पे लिखिए 2x + 1, ये क्या है? यह एक रैखिक बहुपद है। आप पूछेंगे क्यों? क्यों इसे हम केवल रैखिक बहुपद बोल रहे हैं, हम इसे द्विघात बहुपद क्यों नहीं बोल सकते? तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको चर संख्या x दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्या घात आपको दिखाई पड़ रही है? एक भी घात नहीं, यानी कि यहाँ पे यह जो x है वह केवल 1 है, यानी x के ऊपर कितना घात है? तो 1 घात है, इसलिए हम इसे रैखिक बहुपद बोल रहे हैं। अगर इसी पर हम 2 घात कर देते, यानी कि 2x x के ऊपर घात 2 और +1 कर देते, तो आप क्या कहेंगे कि यह एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो चर है उसके ऊपर घातों की जो संख्या है वह कितनी है? तो 2 है। यहाँ पे आप x के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं कि x के ऊपर क्या लिखा है? 2, यानी कि इस बीजीय व्यंजक का घात क्या है? 2 है। तो कौन सी बहुपद होगी? यह एक द्विघात बहुपद होगी जी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही आप हमें बताएंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होगी? तो ऐसी संख्या या ऐसा घात जो दिए हुए बीजीय व्यंजक का अधिकतम घात हो। मतलब जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 2x x के ऊपर जब हम 3 लगा देते हैं तो क्या होगा? होगा यही कि आप देखेंगे चर के ऊपर कितना घात है? तो 3 है, तो यानी कि ये त्रिघात बहुपद होगा। ये एक आसान उदाहरण से हमने समझा। अब चलिए एक-एक करके और उदाहरण की मदद से हम समझेंगे कि ये जो बहुपद के घात हैं और उनके प्रकार हैं, उनको और अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे। जो रैखिक बहुपद है उसको सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए 4x + 2, जैसे समझिए यहाँ पे रैखिक बहुपद जो होगा उसमें केवल अधिकतम जो पद हो सकते हैं वह 2 ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो चर वाले के साथ होगा और एक अचर होगा। ठीक है? अगर ये भी ना समझ में आए तो आप समझिए कि ऐसा बीजीय व्यंजक होगा जिसमें कि जो चर होंगे वो केवल 1 होंगे, यानी उसपे जो घात होगा वह केवल 1 होगा, x, या x के जगह कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन जो घात होंगे वह केवल 1 होगी जी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद में क्या होगा कि जो बीजीय व्यंजक होगा, जैसे हम कोई भी बीजीय व्यंजक लिखते हैं 4x² + 2 + 2x + 1, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x पे घात है, यानी जो चर संख्या पे घात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इस चर संख्या पे घात 1 है, तो क्या बोलेंगे? क्या हम इसे रेखिक बहुपद बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर तो 1 घात है। तो हमने आपको बताया था कि बहुपद की घात क्या होगी? उस पूरे बीजीय व्यंजक में जो सबसे अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद का घात होगी। तो आप यहाँ पे x पे 1 घात देख रहे होंगे, इसके साथ ही यहाँ पे x पे 2 घात देख रहे होंगे। तो आपसे मैं पूछूंगा 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो आप कहेंगे 2 बड़ा है जी। तो इस बीजीय व्यंजक का घात कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है? तो जब 2 हो जाएगा तो ये कौन सा बहुपद होगा? या एक द्विघात बहुपद होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² + 1? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो चर के ऊपर 2 घात है। हमें केवल अधिकतम घात से मतलब है कि अधिकतम घात कितनी है उस बीजीय व्यंजक के चर पर। तो आपको दिख पा रहा होगा इस बीजीय व्यंजक में चर जो x है उसके ऊपर घात जो है वह 2 है। जब 2 है तो क्या होगी? द्विघातीय बहुपद होगी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। बात करेंगे त्रिघात बहुपद की, यानी कि इन दोनों से आपको समझ में आ चुका होगा कि जो अधिकतम घात होगी बीजीय व्यंजक की वह 3 होगी। मैं सीधे-सीधे लिखता हूँ कि 4x³ + 2x² + 5x + 3, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घात कौन सी है? तो आप कहेंगे 3 है। उसके बाद सब छोटी होती जा रही है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है जी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब रैखिक बहुपद में यहाँ पे x = 0 नहीं होना चाहिए। अगर
ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए x के बराबर 0 हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, 4x के जगह अगर 0 हो जाएगा तो x के जगह हम 0 लिखेंगे और फिर +2 करेंगे, तो यहाँ पे जब 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ तो कोई चर संख्या दिख ही नहीं रही है, आपको केवल 2 अचर संख्या के रूप में दिखाई पड़ रहा है, तो हमारे सामने एक बीजीय व्यंजक बनेगा ही नहीं। अगर बीजीय व्यंजक नहीं बनेगा तो हम उसे बहुपद कैसे कहेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे जो x स्क्वायर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, तो जो x स्क्वायर वो हट जाएगा, केवल 2x + 1 बचेगा, जो कि द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। वह क्या बचेगा, वह रैखिक बहुपद हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और बहुपद के घात, बहुपद के घातों के प्रकार और इसके उदाहरण के माध्यम से मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे कि बहुपद के मान हम कैसे निकालते हैं, यानी कि बहुपद के मान, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो आइए अब जानते हैं बहुपद के मान। बहुपद का मान क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे एक बहुपद लिखते हैं, एक बीजीय व्यंजक लिखते हैं, 4x² + 2x और प्लस में 1 लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यह p से पॉलिनोमियल और यहाँ पे चर के संख्या के रूप में x है, तो x इस तरीके से हम बहुपद को दिखाते हैं, ठीक है। तो बहुपद हमारा क्या है, यह बीजीय व्यंजक क्या है, 4x² + 2x + 1। अब हमें इस बहुपद का मान निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान बताइए, तो हम एक बार रख के निकालते हैं। x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान निकालना है, यानी कि जब x बराबर 2 पर वह बोल दिया तो इस पूरे बीजीय व्यंजक में जहां जहां पर आपको x दिखाई पड़ेगा, चर संख्या के रूप में x होगा, वहां वहां पर हम 2 रख देंगे। तो देखेंगे 4 और यहाँ पे x है, तो x के जगह 2 रखने को बोला है, तो 2 रखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, +2, फिर इसके बाद x है तो 2 रखेंगे, प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बीच में गुणा है, फिर प्लस लगाएंगे 2 × 2 और +1। आगे देखिए, यहाँ पे 4 का गुणा 4 से करेंगे तो आप कहेंगे 16 आएगा जी, प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आप कहेंगे 4, और बाद में 1 जोड़ देंगे तो आपके सामने इन सभी को जोड़ करके कितना आएगा, कहेंगे 21, यानी 21 आएगा जी। तो 21 क्या हुआ, इस पूरे जो बहुपद है, इस पूरे बीजीय व्यंजक का मान हुआ, किस पर, x बराबर 2 पर। यानी कि बहुपद का मान क्या होगा, किसी दिए हुए संख्या पर, यानी कि किसी दिए हुए चर के मान पर जो बीजीय व्यंजक का उत्तर निकल करके आएगा, जो मान निकल करके आएगा, वही होगा इस बहुपद का मान। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। ये उदाहरण भी समझ में आया होगा, कैसे हम बहुपद का मान निकालते हैं और दी हुई संख्या से कैसे इसका उत्तर लाते हैं, और वही उत्तर कैसे बहुपद का मान बन जाता है जी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, शून्य की बात करेंगे हम। शून्य क्या होता है, यानी कि जीरो। हम निकालेंगे बहुपद का शून्यक। क्या हेडिंग है, हेडिंग लगाइए, बहुपद का शून्यक, ठीक है। बहुपद का शून्यक क्या है, सबसे पहले हम कोई बहुपद लिखेंगे, वही संख्या लिख देते हैं, 4x² + 2x + 1। या समझने के लिए अभी कोई छोटा बहुपद लिखते हैं, 2x + 4 px। ये एक बहुपद है और इसका हमें शून्यक निकालना है। देखिए यहाँ पे बहुपद का शून्यक क्या है, दिए गए बीजीय व्यंजक में
चर का ऐसा मान जो कि पूरे बीजीय व्यंजक या बहुपद को 0 के बराबर कर दे। हमने क्या बोला उसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम x के बराबर क्या रखते हैं, x के बराबर -2 रख के देखते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं 2, यहाँ पे p -2। जहां जहां x है वहां वहां -2 रखेंगे। यहाँ पे आपको 2 के बाद x दिख रहा होगा, -2 रखेंगे, बीच में गुणा है +4। यहाँ पे 2 का गुणा -2 से करेंगे तो आप कहेंगे कि 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस इसी के साथ रहेगा तो -4 प्लस का फिर से 4। दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से जब 4 घटेगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आप कहेंगे कि जब हमने x के जगह -2 रखा, यानी x बराबर हमने -2 रखा, तो इस पूरे बीजीय व्यंजक का मान कितना आ गया, 0 आ गया जी। तो हम कहेंगे कि जो x बराबर -2 है वो इस पूरे बीजीय व्यंजक, इस पूरे बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने पहले जो बताया था वह यही बोला था कि किसी भी बीजीय व्यंजक में या बहुपद में चर का वह मान जो चर के स्थान पर रखने पर उस पूरे बीजीय व्यंजक या बहुपद को 0 के बराबर कर दे। ठीक है, वही जो चर का मान होगा वो क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बड़े से क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। ये तो रैखिक समीकरण था, ये तो माफ कीजिएगा, ये तो रैखिक बहुपद था, उस पे हमने अप्लाई किया। अब द्विघात बहुपद पे देखेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये मान हम कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या के लिए। तो ये मान निकालने के लिए जो भी ये बहुपद दिया गया रहेगा उसको हम सबसे पहले 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी 2x + 4 बराबर 0। जब 0 कर दिए तो जो x वाला यानी कि चर और अचर जो दोनों एक साथ हैं उसको एक तरफ, और जो केवल अचर पद है उसको एक तरफ करेंगे, यानी कि 2x और 4 को जब उधर भेजेंगे राइट साइड तो -4 हो जाएगा जी। x को यहीं रखेंगे और 2 को जब नीचे फेंकेंगे तो -4/2, यानी कि जब 2 से -4 को काट देंगे तो x बराबर -2 आएगा, जो कि इस बीजीय व्यंजक का क्या होगा, शून्यक होगा। और इसी का मान जब हम इस x के जगह पर रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण की मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें आपको और अच्छे से भी समझ में आ सके। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, 4x² - 3x + 2। ये एक उदाहरण है और इस पे हम बहुपद का शून्यक निकालेंगे। चलिए, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम निकालते हैं, यहाँ पे px है, px बराबर ये हमारा बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4x² - 3x + 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, क्या इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 3x आए और गुणा करने पर 8 आ जाए, तो क्या होगा, 4x² यहाँ पर ये 3x नहीं रहेगा, यहाँ पे हमने बीजीय व्यंजक को ही गलत लिखा है। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा 6x। ठीक है, चलिए अब देखिए, -4 + 2 और यहाँ पे x + 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² माइनस, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा तो 4 और ये भी अंदर आएगा, x भी अंदर आएगा तो 4x, फिर -2x +
2। अब देखिए यहाँ पे 4x को कॉमन करेंगे और यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 और फिर माइनस को कॉमन करेंगे और 2 को भी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे हम देखने को मिलेंगे क्या, x माइनस 1 और 4x माइनस 2। तो x के क्या क्या वैल्यू आए, x बराबर 1 और x बराबर 1/2। अगर हम इस बीजीय व्यंजक में x बराबर 2, माफ कीजिएगा, x बराबर 1 और x बराबर 1/2 रखते हैं तो दोनों बार दोनों समय में ये पूरे बीजीय व्यंजक, इस पूरे बहुपद का मान जो होगा 0 के बराबर आएगा। कैसे, एक बार करके देखते हैं। तो जहां जहां x है एक बार एक रख करके देखते हैं। ये यहाँ पे हमने 6 बनाया था तो यहाँ पे भी 6 बना लेते हैं। चलिए करते हैं अब। तो 4x की जगह 1 रखना है तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 6x की जगह 1 रखना है प्लस 2। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 4 माइनस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही होगा प्लस 2। अब देखिए जहां जहां प्लस साइन है उसको जोड़ दीजिए। 4 के आगे भी प्लस है तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 6 है तो 6 में से 6 घटाएंगे, आप कहेंगे 0 आएगा जी। 0 आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो 1 है वह भी क्या है, बहुपद का, इस बीजीय व्यंजक का क्या है, शून्यक है। उसी प्रकार से आप x बराबर 1/2 पर ट्राई करेंगे और उम्मीद है कि यह भी एक शून्यक है इस बीजीय व्यंजक या बहुपद का। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो आपका कंसेप्ट है वह है बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुपद हमने लिखा, बीजीय व्यंजक हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। कोई पूछा कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए तो आप कहेंगे 4 है। कैसे हमने बता पाया कि 4 है, कैसे हमने बता पाया? तो गुणांक का मतलब होता है कि चर संख्या के साथ जो भी नंबर गुणा हुए होंगे वही होंगे उस चर संख्या का गुणांक। हमने चर संख्या एक्स स्क्वायर की बात की, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी देखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या का गुणा है, तो आप कहेंगे 4 है। ये तो हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा जी। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। तो बताइए कि x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे 5 है। क्यों? क्योंकि x एक चर संख्या है इसमें, और आपने कहा चर का यानी x का क्या बताइए, गुणांक बताइए, यानी x के साथ 5 का गुणा है तो x का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए जानते हैं बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई एक अल्फा x प्लस बीटा x प्लस गामा है। ये एक बीजीय व्यंजक है मान लीजिए, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक का जो शून्यक है वह मान लेंगे हम क्या है, अल्फा और बीटा है। क्यों हमने केवल 2 ही माना, तो हमने अभी देखा था कि जब द्विघात बहुपद का शून्यक हम निकालने के लिए मान निकालते हैं तो हमेशा जितना उस बीजीय व्यंजक का घात होगा उतने ही मान उस व्यंजक के संभव होंगे। तो आप देखेंगे कि इस बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात देखने के लिए हम देखेंगे कि इस बीजीय व्यंजक में सबसे अधिकतम चर का घात क्या है, तो आप कहेंगे 2 है, तो इसके मान भी क्या होंगे, 2 ही होंगे। तो हमने मान लिया अल्फा और बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। शून्यक होने का मतलब कि जब हम x के जगह एक बार अल्फा रखेंगे तो भी इस पूरे का मान 0 आएगा, एक बार x के जगह पूरे व्यंजक में बीटा रखेंगे
तो इस पूरे व्यंजक का मान 0 आएगा जी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अल्फा और बीटा क्या है, इस पूरे व्यंजक का, इस पूरे बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पे देखिए, तो पूछेगा कि शून्यकों का योगफल बताइए, शून्यकों का योगफल बताइए। इसको और साफ तरीके से लिखते हैं। चलिए, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। हमने आपसे पूछा कि आप बताइए x का गुणांक क्या है, तो आप देखेंगे x कहाँ है, तो यहाँ पे है। x के साथ किसका गुणा है, तो आप कहेंगे b का गुणा है, तो x का गुणांक क्या होगा, b होगा। उससे पहले हम माइनस लगाते हैं। अब देखेंगे x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे b है, तो b को लिखेंगे और फिर देखेंगे नीचे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे x स्क्वायर के साथ तो a का गुणा है, यानी कि एक a ही क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो माइनस b बटे a जो होगा क्या होगा जी, आप कहेंगे शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है, ये आप देखेंगे तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कौन सा है, जिसके साथ चर वाला पद न हो, यानी कि इसके साथ भी चर है x है, इसके साथ भी x है, लेकिन आप देखेंगे c के साथ कोई भी चर पद नहीं है, कोई भी x y z कोई कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, अचर पद क्या है, c है। इसमें माइनस नहीं लगाना था तो हमने नहीं लगाया। फिर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा किससे है, a से, तो a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो हमें जब भी निकालना रहेगा, जब भी प्रश्न में पूछेगा कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो तुरंत हमें इस फार्मूले का याद आना चाहिए कि c बटे a का मतलब भी याद आना चाहिए कि c अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों का प्रयोग करके, ठीक है, इन्हीं दोनों का प्रयोग करके बोला जाए कि एक पूरा का पूरा क्या लिखिए, आप बहुपद को लिखिए, बीजीय व्यंजक को लिखिए, तो इसका पूरा पूरा फार्मूला क्या होगा, आप देखेंगे ध्यान से। शून्यकों के प्रयोग से, शून्यकों द्वारा बहुपद लिखना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि ये जो होगा हमारा फॉर्मूला होगा। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, यानी कि शून्यकों का योगफल होगा, और गुणे में एक्स करेंगे, फिर प्लस में हमारा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा। उदाहरण की मदद से आप समझेंगे, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम इस पे एक उदाहरण लेंगे और फिर हमारा जो चैप्टर होगा वो यहीं पे समाप्त होगा, और इस पे आधारित प्रश्नों को हम कल सॉल्व करेंगे। जैसे मानिए कि शून्यकों का कोई बहुपद है और उसके शून्यकों का योगफल 6 दिया है और शून्यकों का गुणनफल आपको कितना दिया है, 8 दिया है। आपसे बोला जा रहा है इस पूरे बहुपद को लिखिए जिसके ये दोनों योगफल और शून्यक है। तो आप कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल लिखेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या है, यानी अल्फा प्लस
बीटा क्या है, आप कहेंगे 6 है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 लिखेंगे और इसके बाद x लगाएंगे, बीच में प्लस का साइन रहेगा, उसके बाद लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है तो आप कहेंगे 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। तो हमारा जो बहुपद होगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो आप कहेंगे कि जो ये 6 और 8 थे जो कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, उसका जो ये बहुपद था, बीजीय व्यंजक था, वह क्या था, वो ये आप जो देख सकते हैं। अब अगर हमें इसकी मदद से निकालना पड़ा शून्यकों का योगफल और गुणनफल तो हम कैसे निकालेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं इसी की मदद से। तो अगर किसी ने बोला शून्य का योगफल निकालिए तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या शून्य का योगफल का फार्मूला यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी का मतलब हमने बताया था कि x का गुणांक आप सबसे पहले देखेंगे, तो x का गुणांक 6 है, तो 6 आप लिखेंगे माइनस लगा के 6। माइनस जब आप लगाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि 6 के साथ भी माइनस है या प्लस है, तो आप देखेंगे 6 के साथ तो माइनस है, तो माइनस को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बट्टे में a को लिखेंगे, a क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, आप कहेंगे किसी का नहीं, तो यानी एक रहता है, अगर कुछ आपको नहीं दिख रहा है तो यानी कि एक यहाँ पे दिखेगा। माइनस का गुणा माइनस में होगा, एक अंदर वाला माइनस 6 के साथ है और एक यहाँ पर का माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, तो 6/1 यानी कि 6 ही बचेगा। यानी कि इस बीजीय व्यंजक का गुणनफल शून्यकों का योगफल क्या होगा, 6 होगा। वैसे ही गुणनफल का बात करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा गुणे बीटा शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने देखा था c/a। c क्या था, अचर पद यहाँ पे 8 है जिसके साथ चर का गुणा नहीं है, तो c बराबर 8/a। a क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था यानी x के साथ किसका गुणा है, तो हम कहेंगे 1, तो 8 जो होगा वो हमारा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा इस बीजीय व्यंजक का, इस बहुपद का। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरी, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। सभी को हमने उदाहरणों की मदद से समझाने का बहुत बेहतर प्रयास किया और इसी के आधार पर हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, PYQ और सारे NCERT के प्रश्नों को, सभी प्रकार के प्रश्नों को जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं, आने वाले हैं, सबको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।